Hello everyone, welcome back to another video and I hope you all are doing well। आज का वीडियो सच में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आगे 2026-27 में अटैम्प्ट देने वाले हैं और उनके लिए भी जो इस बार जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या जिन्हें नहीं पता है कि घर बैठ के टेस्ट को अटैम्प्ट किस तरीके से किया जाता है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिर्फ 10 क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी के होंगे। टेस्ट 1 जो भी विजन आई है इसका वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही सॉल्व करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूला और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आगे के और भी क्वेश्चंस को आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से सॉल्व करूँ डिटेल में। सो आई विल डू इट फॉर यू। अगर आप सीरियस तरीके से इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने सिलेबस है, ये कुछ टॉपिक्स है। आप इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद भी ये 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वीडियो को देख लें एक बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है ये सब सीखने के लिए, तो ये वीडियो ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए है। और इस वीडियो में जनवरी की करंट अफेयर्स भी हैं, मतलब इस वाले पेपर में। आई डोंट थिंक कि इस शुरू के 10 क्वेश्चंस में वो वाला पार्ट आएगा, बट लेट्स सी स्टार्ट द वीडियो। हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, एज वी ऑल नो कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए प्रेसिडेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो डोंट स्किप a single word from this chapter. Statement 1 है he can be impeached for the violation of constitution which is defined in the constitution। यहाँ impeachment of president की बात हो रही है, तो constitution में defined तो नहीं है, ये तो clear है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो constitution में defined होती है, तो ये ट्रैप करने के लिए होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है द impeachment charges can be initiated by लोकसभा ओनली। तो भाई सिर्फ लोकसभा से तो नहीं होता, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी से भी हो सकता है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ओनली वन जो थर्ड वाला है वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। तो यार जब भी ऐसे सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं इसके लिए यही बोलूँगी कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ डायरेक्टली दी हुई है, तो हमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का एक वर्ड भी मिस नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीटाइम पासेस सेपरेट इंडिया एंड मालदीव्स। तो हम सबको पता है 8 डिग्री चैनल, और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 9 डिग्री चैनल से क्या सेपरेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर। गवर्नर वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पॉलिटी तो पूरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ही पढ़ लेना। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर appointed to one state to another state for rest of the term। of course this question is आर्टिकल 155 हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो हम सभी को पता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 वी कैन डू what is a governor cannot hold the office beyond his term of 5 years। why not? कर सकता है गवर्नर, रीअपॉइंट भी हो सकता है ना। So this statement is also wrong। And then statement 3, the constitution does not lay any grounds upon which a governor may be removed by president। तो of course this statement is right, the constitution does not lay any ground। constitution नहीं बताता है कुछ भी ऐसा। next statement 4, a governor whose term has expired may be reappointed। of course may be reappointed, ये statement भी सही है। तो क्वेश्चंस जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को डील करना आएगा, इसीलिए मैं बोलती हूँ PYQs को बार बार करो और मॉक भी टॉपिक वाइज क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट वाइज लगाओ। ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली ऑन द डी डे, उस दिन पता चलेगा इनकी इंपॉर्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेफरेंस ऑफ ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। तो हम सभी को पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी प्रोविजंस नहीं है रिगार्डिंग द ट्राइब्यूनल्स। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जो था उसने ऐड किया था पार्ट 14A कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू आर्टिकल 323A और 323B ऐड किए गए थे। बहुत ईजी और बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप इसको 10 मिनट में पढ़ सकते हो, इतना ईजी चैप्टर है। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स हाँ, आर्टिकल 1 to 4 हम सब ने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो इसीलिए आर्टिकल्स को भी डिटेल में पढ़ लेना। वहाँ जाके दिमाग घूम जाता है, छोटी छोटी चीज़ें भी हम गलत कर देते हैं, इसीलिए ये आर्टिकल्स ना लिख के जितनी बार लिख सकते हो अपने सामने पेस्ट कर लेना ताकि फिट हो जाएंगे दिमाग में। तो नेक्स्ट, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। हाँ, अब देखो हाई कोर्ट की जज की बात हो रही है, तो हमें पता है आर्टिकल 217 जो कि पार्ट 6 में है। तो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेटमेंट है, द जजेस ऑफ बोथ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट गवर्नर करते हैं, लेकिन रिमूव का काम जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है।
फटाफट से क्वेश्चन 5 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मे बी प्रोवाइडेड रिप्रेजेंटेशन इन अ म्युनिसिपैलिटी बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस हम देख के डर जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बड़े होते हैं, लेकिन इन्हें डील करना थोड़ा ईजी होता है। अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, विदाउट राइट टू वोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंप्राइजिंग होली और पार्शियली द म्युनिसिपल एरिया। ये स्टेटमेंट भी सही है, जो मेंबर होते हैं लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स विद इन द म्युनिसिपल एरिया में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतने क्वेश्चंस करके समझ आया कि आपको वर्ड्स पे फोकस करना है। हर एक क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको ट्रैप भी कर सकते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको वर्ड दिखते ही क्लिक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत होने वाला है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले स्टेटमेंट जो नीचे दिया हुआ है वो पढ़ लें कि क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे, ठीक है। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव सिचुएशंस या सिनेरियोज ऑफ द प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कब कब अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट है व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी। ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन सच में बहुत ईजी है, और अगर किसी ने ये क्वेश्चन भी गलत किया तो इसका मतलब कि आपने ठीक से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भारत रत्न अवार्ड। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, जनवरी के करंट अफेयर्स में आपको ये मिल जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और यार देखो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं मेन एग्जाम वाले दिन, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े, कभी भी आपने भारत रत्न अवार्ड के बारे में कभी नहीं पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने की गलती मत करना, स्किप कर देना, आपको नेगेटिव मार्किंग से वो चीज़ सच में बचाएगी। अब देखो स्टेटमेंट 1 में ओनली है, तो ओनली वाले क्वेश्चंस बेसिकली जनरली गलत होते हैं, हमेशा नहीं बोल रही हूँ मैं हर केसेस में, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं होती है, नॉन इंडियंस के लिए भी भारत रत्न अवार्ड होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द अवार्ड अमाउंट्स टू अ टाइटल अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी यूज्ड एज ए सफिक्स। अगर ये एंड से पहले वाला स्टेटमेंट होता तो ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट सही था, लेकिन एंड लगा के इसमें जो ऐड किया गया है वो अपने हम स्टूडेंट्स को ट्रैप करने के लिए दिया गया है। कैन बी यूज एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं किया जा सकता भाई, कहीं भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप अपने नाम के आगे अवॉर्डीज नहीं लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड रिसीव अ सेनेट सर्टिफिकेट साइंड बाय अ प्रेसिडेंट। अगर ये यहाँ तक होता ठीक होता, ठीक है, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट को ट्रैप करने के लिए आगे और स्टेटमेंट को बढ़ा दिया गया है जो कि गलत है। इसमें कोई भी तरीके का मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता है, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं आपके मॉक टेस्ट में, तो प्लीज़ इन्हें किसी नोटबुक में अलग से लिख लीजिए ताकि लास्ट टाइम पे आप ये रिवाइज कर सको। और ये करंट अफेयर का पार्ट है तो ये मेन एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ये बेसिक चीज़ है तो ये हमें पता भी होनी चाहिए एज अ इंडियन, ठीक है, और एज अ सिविल सर्वेंट बोलो। चलो लेट्स डील द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अंडर द पेसा एक्ट। पेसा एक्ट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसे बुक से डिटेल में पढ़ लेना, ये नहीं कि सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट पढ़ के छोड़ दिए। देखो मॉक लगाने का मतलब यही होता है कि जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन गलत किया, सपोज करो आपको पेसा एक्ट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप अभी की अभी जाके पॉलिटी खोलेंगे जब आप टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, और पॉलिटी में जाके पेसा एक्ट वाले चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये नहीं कि सिर्फ 2 स्टेटमेंट थे उन्हें पढ़ के छोड़ दिया, खेल खत्म, नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी पढ़ लेते हैं। द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत इन शेड्यूल एरियाज कैन नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। हाँ बिल्कुल सही है, सीधे सीधे दिया हुआ है पेसा एक्ट में ये वाली चीज़। तो सेकंड है ऑल द सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल हैव टू बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ भाई पेसा एक्ट है तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए तो रिजर्व रहेगी, और किसके लिए रहेगी, तो दोनों स्टेटमेंट्स में ठीक है। लेट्स डील विद द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द क्वालिफिकेशंस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखो वाइस प्रेसिडेंट के लिए पहला जो क्वेश्चन है वो वहीं पे ही गलत दिया हुआ है, नेचुरलाइज सिटीजन नहीं, सिटीजन बाय बर्थ भी हो सकता है। नेक्स्ट ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स होने चाहिए, बिल्कुल। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नहीं भाई सिर्फ राज्यसभा से है, इसका लेना देना लोकसभा से नहीं है। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा, और ये 10 क्वेश्चंस मैंने 10 मिनट्स में ख़त्म कर दिए हैं, इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या ही होगी। तो ठीक है, बहुत सारे मॉक लगाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।